वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। तुम जानते हो, जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया था, तभी मैंने तुम्हारा नाम रखा था। हाँ, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब तुम्हारी दादी का कहना था, तब तुम बिल्कुल मुझ पर गए थे और वाकई अब ये बात सच दिखाई दे रही है। पैदा होने के बाद से तुम्हारे अंदर मैंने वो सब कुछ देखा था जो शायद ही किसी में होता हो। तभी मैं समझ चुका था तुम बहुत ही आगे जाओगे, लेकिन इतना ज्यादा आगे जाओगे कि अपने बाप के मुकाबले में ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि उसे हरा भी दोगे। ये मैंने कभी हवा पे भी नहीं सोचा था। इशफाक ने कुछ सोचते हुए कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? काम की बात करें। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं। अशफाक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इस पर शेहराम ने इस बात में सर हिलाया। शेहराम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में से दूर रहकर गुजारी है, लेकिन अब जब मौत मेरी मुंतजिर है तो तुम्हें मुझसे कुछ छोटे से एहसान करने होंगे। इशफाक ने संजीदगी से कहा। शेहराम ने उसको गौर से देखने लगा। एक एहसान तो ये कर दो कि मुझे माफ कर दो। शेहराम ने यकतरफा मुस्कुराहट उछाली। और दूसरा? दूसरा ये कि तुम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता अल्लाह तुम्हें मैं नहीं जानता अल्लाह तुम्हें पहले बेटे से नवाज देगा या फिर बेटी से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारी पहली औलाद के नाम पर हो। अशफाक की बात पर शेहराम आईब्रो का जाविया बनाते हुए उसको देखने लगा। आखिर वो कहना क्या चाह रहा था? आपको लगता है कि मेरी औलाद आपके हराम की कमाई पर पलेगी? अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी औलाद को आपसे बेहतर पाल सकता हूँ। शेराम ने कंधे पर से उसका हाथ झटका और पलटने लगा, लेकिन फिर अशफाक ने उसे रोका। हराम की कमाई पर ना सही, लेकिन हलाल की कमाई पर तो पल सकती है ना। अशफाक ने लताजा नजर से उसको देखा, जिस पर शेराम सवारी नजर से उसको घूरने लगा। शेराम, मैंने अब तक जितना भी हराम कमाया है ना, वो पुलिस अपने कब्जे में कर चुकी है। हाँ, लेकिन मेरी वो कमाई जो मुझे अपने बिजनेस से हासिल हुई है, मेरे तमाम शेयर्स और जायदाद के तमाम हिस्से, वो अब तक पाक है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मर कभी मुझे माफ नहीं करोगे और मैं उसके लायक हूँ। लेकिन मेरी आखिरी हवाई समय का ये मान लो, अपनी तमाम हलाल जायदाद में अपनी इकलौते वारिस की औलाद के नाम करना चाहता हूँ और बस, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अशफाक ने लफ्ज़ों पर नजर झुकाए हुए कहा, मुझे या मेरी औलाद को इन सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी जायदाद किसी यतीम खाने में भिजवा दें, ताकि किसी यतीम का भला हो जाए। भिजवा चुका हूँ, मैं एक किस्म मुल्क के तमाम यतीम खाने में भिजवा चुका हूँ। बस अब जो बचा है वो मैं अपने वारिस को ही दूंगा। कुछ देर इंतजार करो, वकील आता ही होगा। शेराम की बात सुनकर उसको घूरने लगा। बस कर दे, मेरा सब्र ना आजमाए। कहीं ऐसा ना हो कि फांसी से पहले ही मैं आपकी जान ले लूं। रखिए अपनी जदा अपने पास। मुझे या मेरी औलाद को उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो दोबारा मुझे यहाँ बुलाकर मेरा कीमती वक्त जाया करने से गुरेज कीजिएगा। शेराम का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े शख्स की जान ले ले, मगर वो जब्त करता हुआ पलटा। तभी अशफाक ने एकदम से उसका रूह अपनी तरफ किया और उसे गले लगाया। उसकी अचानक वाली हरकत पर शेहराम साकत रह गया था। शेहराम उसको दूर करना चाहता मगर नाकाम रहा। आहर तो वो भी उसका बाप था ना, कैसे उसे दूर होता? मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन मुझे इस तरह से मायूस ना करो कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मजरूम हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारा ही बाप। मत करो मुझे मायूस, कुछ रहम करो अपने बाप पर। जा रहा हूँ वो तुमसे दूर, सिर्फ कुछ ही देर में। शेहराम को लगा उसके कंधे पर कुछ ढीला महसूस हो रहा हो। शेहराम समझ चुका था कि उसके बाप के आंसू थे। बस एक बार इजहार कर दो कि कभी तुमने मुझे बाप माना था, बस एक बार, ताकि मैं सुकून से मौत को गले लगा लूं। मेरी औलाद पर मेरा भी कोई हक तो होगा ना। बढ़ लो, हामी कर लो जुदा अपने नाम। शेहराम ने अपने हाथों से मजबूती से उसे दूर धकेला, जिस पर इशफाक ने अपने आंसू छुपाए। मगर मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप सुकून से मरे। मैं चाहता हूँ रूह निकलने से मैदान हशर तक आप तड़पें, तब आपको इन मासूम लोगों का दर्द महसूस होगा जिन्हें आपने बेदर्दी से मारा था। यही सजा है आपकी। और खबरदार, जो आप अपनी जुबान से मेरी औलाद का जिक्र भी किया तो याद रखिएगा, मैं ये भूल जाऊंगा कि आपका खून दो रहा है मुझ में। शेराम की आंखें लाल पड़ी थी। वो उन्हें उंगली से वार करता हुआ बड़े बड़े डग बढ़ता हुआ जेल से बाहर चला गया। शेराम, तुम चाह अपनी अपनी औलाद पर से मेरा हक नहीं छीन सकते। शेराम बिना पीछे देखे हुए आगे चलता गया था, मगर इस वक्त पूरे थाने में अशफाक की आवाज गूंज रही थी। शेराम, वो मेरा भी वारिस होगा, वो मेरा खून होगा। शेराम एक बार भी पलट कर देखने की गलती न की। शेराम, वो मेरी तमाम जायदाद का हकदार होगा, मेरा सब कुछ अब उसका ही होगा। शेराम ने अपनी पुरकशिश ब्राउन आंखों पर काला चश्मा लगाया। उसके तमाम लफ्जों को इग्नोर करता हुआ थाने से बाहर आ गया था और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गया। 1 महीने बाद। हाय अल्लाह जी, देखो तो जरा, हमारा 20 रोज की ब्यूटी आ रही है। आज उनके वलीमे की तकरीब थी, जो अरिशा के बहुत ही पूर्ण इसरार पर शेराम ने एक बड़ी दावत रखी थी। वो सब अलग टेबल पर मौजूद थे। जब हाल की सारी लाइट साफ हो गई और महसूस लाइट में इन दोनों की एंट्री होने लगी। माशाल्लाह, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ। बेसाता ही माही के मुंह से निकला था, जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा था। माही और रोहेल एक टेबल पर मौजूद थे। माही ने रोहेल के बहुत ही इसरार पर ब्लू रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जबकि रोहेल ने ब्लू रंग का 3 पीस पहना हुआ था और वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा लग रहे थे। यार,
हमारा बीच तो वाकई में हीरो लग रहा है, इस बार बासम ने कहा था, जबकि महर माँ उसकी वीडियोस बनाने में मसरूफ थे। इन दोनों की शादी को भी आज 3 हफ्ते हो चुके थे। महर ने पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, जबकि बासम ने भी उसी ही रंग का 3 पीस पहना हुआ था। इसी टेबल पर हारिस और जैनिश बैठे हुए थे। हारिस मसल से जैनिश को उतारे जा रहा था, जिस पर जैनिश वापस को टोक रही थी। इन्हें नीचा करो, अगर आप देखा तो जान से मार दूंगी। जैनिश ने अपनी छोटी सी नाक पर गुस्सा सजाया, जिस पर हारिस हंसने लगा। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। सर, अब मैम के थोड़ा और करीब हो जाएं। फोटोग्राफर के कहने की देर थी जब शेहराम को मौका मिला और वो अरीशा के बेहद करीब हुआ। अरीशा ने व्हाइट कलर की फेरी पहनी हुई थी, जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। साथ ही एक खूबसूरत क्राउन भी लगाया गया हुआ था, जबकि शेहराम ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था। बालों को जल से सेट किए वो कोई हसीन शहजादा ही लग रहा था। दोनों की फोटो शूट चल रही थी। उनकी एंट्री भी कमाल की थी। मैम, अब आप सर के कंधे पर हाथ रखेंगे। फोटोग्राफर के कहने पर अरीशा शेहराम को देखने लगी, जो उसे देख रहा था। सोचना किस बात का। अभी वो आस्तीन से उसके नजदीक आती जब शेहराम ने झटके से उसे खुद से करीब किया, जिस पर फोटोग्राफर ने जल्दी से उनका ये पोज बनाया। शेहराम, क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। अरीशा का दिल जोर से धड़कने लगा था, मगर वो तो पुरसुकून खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाँ तो देखने दो, हमारी ही तकरीब है तो हम ही देखेंगे ना। शेहराम की बाप आरिशा ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर पंच मारा था, जिस पर फोटोग्राफर ने यह भी शूट कर लिया। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी वाइफ दुनिया की हसीन तरीन वाइफ है। शेहराम ने उसे आंख मारते हुए कहा। अब उसके पीछे खड़ा पोस्ट बनवा रहा था। तुम भी कम नहीं हो। अरिशा ने अपना रुख उसकी तरफ किया, उसका कोट ठीक करने लगी। वाह, इस पूरी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कपल आपका है। इनफैक्ट मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, आप लोगों ने खुद ही बहुत ही अच्छे पोस्ट दिए हैं। फोटोग्राफर ने उन्हें कैमरा दिखाते हुए कहा, जिस पर वो पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें अरीशा ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर पंच मारा था। शेहराम के लबों पर एक दिल छू लेने वाली मुस्कुराहट आई और यही लम्हा नोट करते हुए दूसरे फोटोग्राफर ने उनकी एक और पिक्चर बना ली। अरे भाई, मुझे तो बहुत ही तेज भूख लग रही है अब। जब वो लोग स्टेज से नीचे आए तो सब लोग खाने से फारग होकर जा रहे थे, मगर नौफल अब तक भूखा था, क्योंकि उसे अपनी टीम मेंबर्स के साथ ही डिनर करना था। अबे थोड़ा सा सब्र ही कर ले, शेहराम को तो आने दे, साथ खाती है ना फिर। बासम की बाप पर नौफल ने सरा हुआ मुंह बनाया। नौफल ने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जबकि हुरैन ने स्किन कलर की मैक्सी। अभी वो मजीद बोर होता, मगर तब भी उसकी नजर सामने डीजे पर गई तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज आने लगे। हुरैन, चल एक डांस हो जाए। हुरैन जो पहली बार किसी फंक्शन को दिल खोलकर एंजॉय कर रही थी, अब उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या है? क्या मतलब? यार क्या मतलब क्या है? तुमने वादा किया था ना। मैंने कोई वादा नहीं किया था, समझे तुम? हुरैन उसे आंखें दिखाकर खुद अपने मोबाइल पर बिजी हो गई थी, जबकि वो बेचारा अब खुद ही अकेले उठकर डीजे की तरफ जा बैठा। भाई कोई ऐसा सॉन्ग लगा जिस पर मैं सिंगिंग कर सकूं। नोबल की बाबा डीजे ने बैकग्राउंड साउंड निकाला। ब्रो ये ट्राई करें, बेस्ट है। तू है लाल जवाब, तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है, मैं ना मानू कभी हार। अभी शेहराम और रोहेल सब मेहमानों को रुखसत करके आए ही थे जब एक बेसुरी सी आवाज पूरे हाल में गूंजने लगी। ये तो शुक्र है कि अब वहां पर 20 के सिवा और कोई ना था। सामने स्टेज की तरफ देखा, जहाँ पर नोफल खड़ा हुआ अपनी बेसुरी आवाज में गाना गा रहा था। ये अल्फाज उसने हुरैन की तरफ देखकर कहे थे। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेवल मेरा यार। उस बार सबकी हंसी निकल गई थी, क्योंकि ये लिरिक्स लड़की के थे और वो लड़का होकर ये गा रहा था, जबकि उसका मुंह भी देखने वाला था। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। इस बार मैंने लिरिक्स कहे और स्टेज की तरफ बढ़ी। सबसे हैरान मगर खुश हो गए थे। परियों की रानी हूं मैं, सबसे हसीन, पर तेरे बिना कुक मुझे नहीं मिलती। पर तेरे बिना किक मुझे नहीं मिलती। जैनिश भी जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ी थी और अब नौफल बीच में था, जबकि जैनिश और मेहरमा उसके पास पास थे। ये मनु यार ना मिले ते मर जावा। अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। यकीन ये सब इन लोगों की प्लानिंग थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स ऑफ होने लगी थी। एक बार फिर से सब फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। महर, नौफल और जैनिश का डांस सब भी बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। जे मनु यार ना मिले, जे मनु प्यार ना मिले, जे मनु यार ना मिले ते मर जावा। अभी सब स्टेज की तरफ देखकर तालियां बजा रहे थे जब अर्षा की नजर मुहालसिमत सी पड़ गई, जहाँ पर शेराम मौजूद नहीं था। अभी वो कुछ समझती ही जब उनकी तरफ से सब लोग उठकर दूर हो गए थे। वो नासमझी से सबको देखने लगी कि उसे क्या पता था कि ये सब डांस का हिस्सा है। हर शाम बेबी, तेरे ही नाम बेबी। शेराम का हाथ खींचकर उसे अपने सीने पर लगाया और इस पर के लेग्स पुकार रहा था अपनी दिलकश आवाज में। शायद वो 20 ना होता तो एक मशहूर और बेहतरीन सिंगर जरूर होता। आज तुझे प्यार करो मैं सरे आम बेबी। अर्षा ने उसे आंखें दिखाई, क्योंकि इन सब का अचानक वाला डांस देखकर सीटियां मार रहे थे। है इंतजाम बेबी, करे दर आम बेबी बेबी। अर्षा इस जबरदस्ती डांस को रोकने की कोशिश करने लगी थी, मगर तभी शेराम ने मजीद उसको खुद के करीब किया और अपने ऊपर किया। इरादे नेक मेरे, ना कोई गंदा काम बेबी। अर्षा की आंखें दिखाने पर शेराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। इश्क प्यार और वार्ड खुले आम करो। एक स्टाइल से शेराम ने उसकी कमर से घुमा कर
गोद में उठाया, जिस पर सबके मुंह से एक साथ ही वाओ निकला। इस बार शेराम उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में देखा था जो इस वक्त चमक रही थी। फिर क्या होना था, सारी लाइट्स ऑन होगी और सब उनके साथ ही डांस करने लगे थे। यार ना मिले ते मर जावा, सब कपल्स एक साथ ही डांस कर रहे थे, मगर बेचारा नौफल आज भी अकेला ही डांस कर रहा था। हे बेबी कम हियर माय लव, जस्ट शट अप, दूर हटो, मुझे ड्रेस चेंज करना है। वो कब से तंग किया जा रहा था, वो बेचारी अब तक पैरी पहने खड़ी हुई थी। उफ ये अदाएं। ऋषा जब भी क्राउन हटाया था और बालू को तमाम पिंड से आजाद किया था तो शेरहान उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिस पर वो उसे घुड़ी से नवाजने लगे। शर्म तो आती नहीं है ना छोटी हरकतें करते हुए वक्त, ये नहीं कि कुछ हेल्प ही कर दे। ऋषा की बात पर वो जल्दी से बेड से उठकर उसके करीब आया और ड्रेसिंग के सामने बिठाकर जुड़े उतारने लगा। थैंक यू सो मच, अब हटो पीछे। जुल्ली उतारने के बाद शेराम ने अपने लब उसके गर्दन पर रखे, जिस पर आरिशा जल्दी से उसे दूर करते हुए उठी। हे बेबी कम ऑन ना। वो जैसे ही वार्डरोब की तरफ जाने लगी थी, शेराम ने एक झटके से उसे अपनी जान खींचा, जिससे उसके सीने से टकराई। ये क्या हरकत है, हरकत ही में तो बरकत है माँ डार्लिंग। आरिशा के मीठे से गुस्से पर शेराम के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, पुराना हो गया है। उसे दूर धकेल कर वार्डरोब की तरफ गई थी, वहां से अपने कपड़े निकाल कर वो बात जाने लगे। जब शेराम ने फिर से उसे रोका, कहाँ जा रही हो माई ब्यूटी क्वीन, शेराम ने लहजे में हमारे लिए भी कहा, जिस पर अर्चना ने नजरें झुका ली। शावर लेने। अर्चना ने फिर से उसे दूर धकेलना चाहता, मगर शेराम की गिफ्ट मजबूत थी। मैं भी साथ चलूं क्या? एक मध्यम सी फूंक मारकर उसके होश उड़ा गया था। कोई जरूरत नहीं है, हटो पीछे। अर्चना उसके इरादे बांधते हुए उसे दूर धकेल कर जल्दी से बाथरूम चली गई थी, जबकि वो पीछे हाथ मलता रह गया। वो रूम में साड़ी चेंज कर रही थी जब अचानक से दरवाजा खुला और रोहेल अंदर आ गया, जिसे अचानक से आता देखकर माही ने जल्दी से साड़ी का पल्लू लपेट कर कमर में छुपाई। क्या हो गया है रोहित, ना करके नहीं आ सकते? नहीं। रोहित जो उसके सकते हुए पल्लू को देखकर पागल सा हो रहा था, माही की बात पर होश में आया। चले अब वापस बैठ जाए। क्यों, क्या इस दफा ना करके आना है? रोहित को तरफ बता देकर माही की धड़कनें तेज होने लगी थी। नहीं, मेरा मतलब है कि वापस जाए और जब तक मैं ना कहूँ अंदर नहीं आना आपने। माही ने साड़ी बड़ी मुश्किल से संभाली हुई थी, अगर वो जरा सा भी हाथ ढीला करती तो पूरी साड़ी ने खुल जाना था। अच्छा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? रोहित ने उसे कमर से थाम का खुद के करीब किया था, उसके वजूद में एक अजीब सी सुनसुनाहट दौड़ने लगी थी। शायद रोहिल की उंगलियों का लम्स महसूस करके ऐसा हो रहा था। आप प्लीज बैठ जाएं, मुझे चेंज करने दे, ये बहुत ही हैवी है, माही ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जबकि दूसरा हाथ रोहिल के सीने पर था। अच्छा, तो मैं हेल्प कर दूं? अपनी गर्दन पर रोहिल की गर्म झुलसती हुई सांसें महसूस करके वो आंखें बंद कर गई थी, क्योंकि अब हाथ से साड़ी से हट चला था तो साड़ी खुलने लगी थी। रोहिल प्लीज बाहर जाए। नेवर। रोहिल की उंगलियों को उसकी कमर पर फेरना चाहा था, जिससे उसके पूरे वजूद में एक लहर दौड़ उठी थी। वो खुद को संभाल ना सकी और साड़ी ढीली होती चली गई। अब उसकी कमर साफ दिखाई दे रही थी। एक अलग ही सरापा था, या फिर ये रोहिल की आंखों में उसकी चाहत का असर था जो उसे मंदोश कर रहा था। माही ने आंखें मीच ली थी, क्योंकि अब साड़ी उसके जिस्म से जुदा हो चुकी थी। रोहिल ने उसके बालों को गर्दन से हटाया और अपने देखते हुए लबों को उसके गर्दन पर रखा, जिस पर माही की एक मध्यम सी सिसकी निकली। आर यू रेडी माई वाइफ? रोहिल ने उसके कान में सरगोशी की, जिस पर माही के चेहरे पर हया के रंग बिखरने लगे थे। रोहिल ने उसकी साड़ी से अलग किया और अपनी गोद में उठाए बैठ के जाने पड़ा। माही ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। रोहिल ने बहुत ही आहिस्ती से उसे बेड पर लटाया और एक झटके से अपनी शर्ट उतारकर साइड टेबल पर फेंकी। हाथ लैम्प की तरफ बढ़ाकर कमरे में अंधेरा कर दिया और उस पर झुक गया। रोहिल मुझे ठंड। रोहिल। अभी वो मजीद कुछ कहते जब रोहिल ने उसके लबों पर अपने लब रखकर उसे चुप करवा दिया था। अब इस कमरे में सिर्फ उनकी सांसें महसूस हो रही थी। उसने अपने गिल्ले बालों पर टॉवल लपेटा और बाहर को आने के लिए दरवाजा खोलने लगी, मगर ये क्या, दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था। अरिशा ने 2-3 बार हैंडल घुमाया, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। उफ़, ये क्या हो गया? शेहनाम कहाँ है आप? देखें, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। अरिशा परेशान हुई, जबकि शेहराम जो अभी भी दूसरे रूम के बाद से शावर लेकर आया था, ड्रेसिंग के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। शेहराम आप मुझे सुन रहे हैं ना? सो तो नहीं गए? अरिशा को अंदर घबराहट होने लगी थी। सुन रहा हूँ माई वाइफ। शुक्र। देखिए दरवाजा नहीं खुल रहा ना, प्लीज कुछ करें। खुलेगा कैसे जब दरवाजा बाहर से लॉक है? इस पर वो यक तरफा मुस्कुराते हुए कहने लगा था। इस पर अरिशा ना समझी से उसकी बात पर गौर करने लगे। क्या मतलब, बाहर से बंद है? खोले उसे प्लीज। नेवर। वो बड़े आराम से कहता हुआ दरवाजे की तरफ आ खड़ा हुआ। शेराम ये क्या मजाक है, क्यों तंग कर रही हैं? खोले उसे प्लीज। ओह अच्छा, मैं तंग कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुछ ऐसा ही तंग तूने भी तो मुझे किया था ना, यही कोई 2-3 महीने पहले। शेराम की बात पर अरिशा को वो सब याद आने लगा था, जब वो उसके फार्म हाउस पर थी और उससे बदला लेने के लिए उसने शेराम को अंदर बंद कर दिया था। उफ़ो अल्लाह, तो तब का बदला आप अब ले रहे हैं? अरिशा ने मासूमियत से कहा, जिस पर शेराम ने अपनी हंसी दबाई।
ओह, तो याद आ गया मेरी वाइफ को। चलो ये भी अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ, कुछ अच्छा नहीं है, खोलें दरवाजा जल्दी। इस बार अर्चना ने गुस्से से कहा था, क्योंकि बाहर खड़ा शख्स तो बड़े मजे से पुरसुकून होकर बातें कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन फिर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर मंजूर है तो मैं अभी खोल देता हूँ, श्याम ने शोही अंदाज में कहा था, जिस पर ऋचा ने मुठियां बेची। कैसी शर्त? यही कि यहाँ से बाहर आकर तुम वही करोगे जो मैं तुम्हारा हबी कहेगा। क्या मतलब, क्या करना होगा मुझे? ऋचा ने जब्त किया था। अगर बीच में दरवाजा ना होता तो शायद शेराम को लग पता जाता कि वो अपनी ब्यूटी को कितना तपा चुका था। करना ये होगा कि आज रात मैं कहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वो सब तुम्हें मानना पड़ेगा, और तुम मानोगी, इनकार करने का कोई चांस नहीं है। शेहनाम ने कुछ सोचते हुए कहा था। अर्चना समझ गई थी उसके बेशर्मों वाले दिमाग में यकीनन कोई ना कोई बेशर्म वाली बातें ही घूम रही होंगी। नहीं, मैं नहीं मानूंगी कुछ। ये क्या बात हुई? अगर तुम कहोगे पूरी रात जाकर गुजार, तो क्या मैं जाकर गुजारूंगी? नेवर। अरीशा भी अरीशा ही थी। ठीक है ना मानो, फिर मैं तो चला सोने। वो अंगड़ाई लेता हुआ वहां से जाने लगा। इस बार अरीशा की जान निकलने लगी। उफ, सुनो तो, प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। भाई की बात नहीं मानोगे? अरीशा ने बड़ी मासूमियत से कहा था, जिस पर शेहराम का क्या निकल गया। उफ, इतनी मासूम शक्ल कैसे बना लेती हो? अगर सामने होती तो फेस खराब कर चुका होता मैं। उसके पापा वो चौंकी, उसे कैसे पता था कि उसने कैसी शक्ल बनाई? क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता? कहीं यहाँ कोई कैमरा? उसकी जान निकलने लगी थी, इस पर वो एक और बार कैका लगाने लगा था। मैंने गैस किया था। वेल, आइडिया बुरा नहीं है। माई हॉट वाइफ, शट अप, ओपन द डोर फास्ट, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। हाँ तो मान लो ना मेरी बात, खोल दूंगा दरवाजा। कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से कहने लगे, कुछ तो रहम करे शेराम, वाइफ हूँ मैं आपकी। अच्छा रहम, चलो ठीक है। पिछले घंटे तक जो मैं कहूँगा तुम वो करोगी, बताओ डन है? शेराम जवाब का मुंतजिर था। अगर मैंने ये मान लिया तो ये पता नहीं क्या क्या। नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं मानूंगी। वो खुद कलामी करने लगी थी। हे ब्यूटी, फिर क्या सोचा? अगर मैंने मना कर दिया तो सारी रात यहीं रहना पड़ेगा। लगता है तूने पक्का इरादा कर लिया है यहीं पर रात गुजारने का। ओके फिर ऐसा ही सही। अभी वो बड़े मजे से वापसी के लिए मुड़ा, जब अर्चना की आवाज पर रुका। नहीं नहीं सुनो, मुझे कबूल है। अर्चना ने घबराते हुए कहा था, जिस पर श्रीराम के लबू पर एक महसूस मगर दिलकश मुस्कुराहट आई, और उसने आगे बढ़कर बाहर से दरवाजा खोल दिया। वो अपनी सांसें बहाल करते हुए बाहर निकली, जब अचानक से उसके गिले वजूह से टकराई। वो शर्ट लेस खड़ा था। वो सामने खड़ा उसे ही देख रहा था, जबकि अरीशा की नजरें भी उसी पर थी। केवल बिखरे हुए गिले बाल, जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। चौड़ा सीना, सिक्स पैक, बस जिससे साफ शिफा पानी टपक रहा था। वो इस वक्त बेहद हसीन लग रहा था। हाय वफी, अगर तार लिया हो तो अब चले। शराम ने आंख मारते हुए बेड की तरफ इशारा किया था, जिस पर अरीशा ने जल्दी से उसके गिले जिस्म पर से अपनी नजरें हटाई और आगे बढ़ने लगे। शेराम भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालू को सुलखा रही थी, जब उसे पीछे से हाथ करता हुआ उसकी गर्दन पर लब रखने लगा था। एकदम से वो चौंकी। शेराम, खामोश। उसे उंगली से चुप करवाता हुआ अपने काम में मसरूफ हो गया था, जैसे कोई बहुत ही जरूरी काम हुआ। शेराम छोड़ो मुझे, हेयर्स तो ड्राई करने दो। अर्चना को कुछ देर पहले वाला वाक्य याद आया था, वो किस तरह से बदला ले रहा था। हाय, मैंने कहा था ना कि जो मैं कहूंगा वो चुपचाप मानोगे। श्याम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए ये अल्फाज कहे। गड्ढा मानूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मुझसे ये बदला लेने की? तुम्हारी तो मैं। अर्चना ने बेड पर पड़ा हुआ कुशन उठाकर उसे दे मारा, जिसे वो कैच कर गया था। फिर उसने एक और कुशन मारना चाहा, जब पहले वाले कुशन को डाल बनाकर वो भागने लगा। इस बार वो आगे भाग रहा था और अरीशा उसके पीछे पीछे। अच्छा ना, सॉरी, नो सॉरी। वो बाइक की दूसरी तरफ भागा, जबकि अरीशा दूसरी तरफ थी। अच्छा ना, माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई इधर से उधर भाग रहा था। नहीं करूंगी मैं माफ तुम्हें, रुको जरा। हाय, हबी को मारोगी क्या अब? ऋषा ने जैसे ही कुशन से उसका निशाना बनाया, श्रीराम ने कुशन अपने बचाव के लिए किया, जबकि वो तीसरा कुशन उठा चुकी थी। हाय, बिल्कुल मारूंगी हबी को। हाँ बिल्कुल मारूंगी हबी को। अभी उसके करीब आ ही रही थी, मगर तभी श्रीराम ने अचानक वाला हमला करके उसके हाथ से कुशन छीन कर दूर फेंका और उसे खींच अपनी गिरफ्त में ले लिया। बस बहुत हो गया हबी पर जुल्म, अब और नहीं। वो अचानक से उसके सीने से आ लगी थी। एक बार फिर उसकी नजर उसके साफ शफा चौड़े सीने पर गई। उसे बाहों में बढ़ता हुआ बेड पर लाया और अब उसे लटाकर खुद उसके लबों पर झुक चुका था। कितनी प्यारी लगती हो ना तुम, बक बक करते हुए। करो ना अब, कंटिन्यूस प्लीज। वो बहुत आहिस्ते के उसके लबों को आजाद करते हुए उसने जल्दबाज कहते, मगर वो तो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उसका यह हाल देखा श्रीराम के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। वो अब मुकम्मल तौर पर उस पर हैवी हो चुका था। वो हर जगह पर अपने देखते लबों का लम्स छोड़ रहा था, और अब उनके बीच सिर्फ उनके जज्बात, एहसास और चाहते बोल रहे थे। 3 साल बाद हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हुरैन और नोबल, बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो। वो लोग इस बार वीडियो कॉल पर बासम और मेहर से बात कर रहे थे। उनकी शादी को आज पूरे 2 साल हो चुके थे। हुरैन ने नोबल की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए और उन सबके समझाने पर अपनी जिद छोड़ दी थी और बहुत धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई थी। और वो लोग शादी के 1 साल बाद हनीमून पर गए थे, जहाँ से नोबल ने वापसी का इरादा कैंसिल कर दिया था। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबको याद था। लेकिन मजाल है जो शेराम ने एक बार भी कॉल करके हमें विश किया हो। नोबल अब काफी तब्दील हो गया था। मजाक थोड़ा कम करता था, लेकिन बोलता बहुत था।
मगर अब काफी मैच्योर हो चुका था। शायद यह सब हुरैन की सोबत में रहकर मुमकिन हुआ था। उफ माही देखकर प्लीज, ये क्या कर रही हो? रोहित जो इस वक्त बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कॉल पर बिजी था, माही को बेड से उतरता देखकर उसकी जान निकल गई थी, जबकि माही को उसकी आवाज पर यकदम चौंकी। उफ डरा दिया रोहिल आपने तो। रोहिल कॉल डिस्कनेक्ट करता हुआ माही के पास भागकर आया था, उसे वापस बेड पर बैठाने लगा। अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, क्या जरूरत थी बेड से उठने की? उफ और रोहिल, रामीन रो रही थी, इसके लिए फीडर बनाने जा रही थी। अल्लाह पाक ने उन्हें रहमत से नवाजा था। सब पाकर वो दोनों ही बहुत खुश थे। रामीन 1 साल की हो चुकी थी। वैसे तो उनका नाक नक्श पूरा माही जैसा था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो पूरी रोहेल बन जाती थी। मगर एक और बात, माही और रोहेल को शबरी मिलने वाली थी। लाओ मुझे दो, मैं खुद अपनी प्रिंसेस के लिए फीटो बना देता हूँ। रोहेल के पापा माही ने मुस्कुराते हुए फीटो उसके हाथ में दी थी, जिसे लेकर रोहेल किचन में जा चुका था। अरमान मामा की जान किधर हो आप? वो पूरे घर में उसे तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। अरीशा को डर था कि कहीं वो फिर से गेट से बाहर तो नहीं चला गया था। वो भागती हुई अपने कमरे में आई ताकि शेराम को अपने लाडले की हुई हरकत से वाकफ कर सके। लेकिन जब सामने का मदद देखा तो देखती ही रह गई थी। बाबा बस थोड़ा सा और। वो बड़े मजे से बेड पर आंखें बंद किए हुए उल्टा लेटा हुआ था, जबकि अरमान सामने बैठकर अपने सारे पेंटिंग कलर उसके मुंह पर ट्राई कर रहा था, जबकि मिन्नत जो कि शेराम की पीठ पर बैठ के उसके बालों पर उल्टा सीधा कंघा फेर रही थी, अब जल्दी से अपनी मामा को देखने लगे। शेहराम ये। वो बेयकीनी की कैफे में चलती हुई अंदर आए थे, जहां शेहराम तकरीबन पूरा कार्टून लग रहा था। क्या हुआ माय डार्लिंग? शेराम ये सब क्या है? आपको पता है ना, आपका लाडला किचन की दीवार पेंटिंग से हरा पा चुका है और आप यहाँ पर बैठे मेकअप करवा रहे हैं। अरीशा ने चेहरे पर साथ लिबे गुस्से से कहा, जिस पर अरमान ने अपना पेंटिंग ब्रश फेंका और शेराम से लिपट गया। शेराम जो ही आराम से लेटा हुआ मिन्नत से बाल बनवा रहा था, और ये आपकी लाडली पूरे घर में कलर्स फैलाकर अब बड़े मजे से यहाँ आकर अपने डैड के बाल बना रही है। क्या हाल किया हुआ है आप लोगों ने मेरे कमरे का? अरीशा ने एक नजर पूरे कमरे पर मारी, जो किसी प्ले लैंड से तो कम नहीं लग रहा था, जबकि अपनी तरफ इशारा देकर मन्नत शेराम की पीठ पर चिपक गई थी। क्यों गुस्सा करती हो जान, बच्चे हैं खेलने दो। शेराम ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा को मजीद तप्पी चढ़ी थी। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे। एक साहब अल्लाह ने उन्हें नेमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्हें अरमान रखा था, जो सेम टू सेम शेराम जैसा था। जबकि उसके 1 साल बाद ही उनके घर रहमत आई थी, जिसका नाम उन्होंने मन्नत रखा था, जो अरीशा की 2 कॉपी लगती थी, लेकिन ये दोनों बड़े बाप पार्टी थे। हरकतें बिल्कुल शेराम जैसी थी। क्या मतलब बच्चे हैं? अगर ये बच्चे हैं तो आप तो बड़े हैं ना। शाबाश, उठो, पूरा कमरा साफ करें अभी। अरीशा को गुस्सा देकर शेराम जल्दी से उठने लगा था, जबकि अपने बाप को डरता हुआ देखकर वो दोनों शैतान भी सीधे होकर बैठ गए थे। जबकि अरीशा अपनी बात मुकम्मल करके वहां से जाने लगी थी, मगर तभी शेराम ने उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचा। वो अब थोड़ी ज्यादा हसीन और गुस्से वाली हो गई थी, मगर शेराम बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। अगर उसमें कुछ बदलाव आया था तो वो ये था कि अब वो गुस्सा ज्यादा नहीं करता था। उसकी चाहत में, उसके जुनून में काफी हद तक इजाफा हुआ था, लेकिन अब वो गुस्से में भी अरीशा को उफ भी नहीं कहता था, उसकी जुदाई से डरता था। जब उसे खुशखबरी मिली थी तो वो बेहद खुश हो गया था। अरमान के पैदा होते ही इंस्पेक्टर रिजवान ने इशफाक मलिक की वसीयत और जायदाद की तमाम फाइल्स शेहराम तक पहुंचा दी थी। क्योंकि शेहराम राजी ना था, मगर सबके समझाने पर उसने ये सब कबूल कर लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ शेहराम का ब्याह पर्दा चढ़ रहा था, मगर घर में तमाम नौकर होने के बाद भी वो घर खाना सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का ही खाया करता था। और जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो दोनों दफा ही शेहराम ने उसका बहुत ही ख्याल रखा था। अक्सर तो वो कुकिंग भी कर लिया करता था। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटी के इश्क में वो सब कुछ करने को तैयार था। अब वो तमाम ऐसे काम जिससे उनकी जिंदगी पर मनफी असरात मरतब हुए वो छोड़ चुका था। अब उसने रोहेल, बासम और हार्स के साथ मिलकर पाकिस्तान में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, जबकि जर्मनी में तो वो था ही नंबर 1 बिजनेसमैन। अगर कभी अरीशा की तबीयत ठीक ना होती तो बच्चों को शेराम भी संभालता था, जब भी तो बच्चे उससे इतना ज्यादा अटैच हो गए थे, और फिर खूब लाड प्यार से उसने उन्हें अपनी तरह जिद्दी बना लिया था। पहले तो वो अकेला ही अपनी ब्यूटी के नाक में दम किया करता था, लेकिन अब उसकी टीम में 2 नन्हे शैतान भी शामिल हो चुके थे, और फिर तीनों मिलकर इस बेचारे को दिन भर बहुत ही तंग किया करते थे। और रात का हिसाब तो फिर शेराम उर्फ 20 अलग ही कर लिया करता था। ये क्या बदतमीजियां, छोड़े मुझे। वो अब थोड़ा ज्यादा बेशरम हो चुका था, जिस पर अर्चा उसे बहुत ही टोकती थी, लेकिन उसने तो कौन सा मान लेना थी, करना तो फिर भी वही था जो उसे ठीक लगे। नहीं, मैंने नहीं छोड़ूंगा मेरी ब्यूटी को भी। शेराम ने से बेड पर लटाया, जबकि अरमान शेराम का अचारा मिलता ही अपनी पेंटिंग ब्रश तैयार करने लगा था, और मिन्नत अपने हाथ में पकड़ा हुआ कंघा उसकी तरफ बढ़ाने लगी थी। नहीं, खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं बहुत ही बुरा मारूंगी सबको, समझे? वो उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन शेराम मजबूती से उसे पकड़े हुए था, जबकि उसकी लाख मजामत पर भी अरमान ने अपना पेंटिंग ब्रश उसके गले पर मल दिया था। आप हमारी चॉकलेट्स खा जाती हैं, वो बड़ी मासूमियत से कहता हुआ अपना बदला ले रहा था, जबकि उसकी बात पर शेराम का कहका निकला। वाकई हमेशा से उसकी चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। बच्चे होने से पहले शेराम चॉकलेट से पूरा फ्रिज भर देता था, लेकिन जब से ये दोनों बच्चे आए थे, ये एक एक चॉकलेट का हिसाब देते थे। ये शेराम प्लीज रोके उन्हें। वो चीखती जा रही थी, मगर वो तीनों अपने काम में मसरूफ थे, जबकि उनका कहका अब पूरे कमरे में गूंज रहा था। उनकी जिंदगी पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन हो चुकी थी।
हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये वाला नावल यहीं पर ख़त्म हुआ। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा न्यू चैनल है नॉवेल्सटोपिया के नाम से, तो आप इसको जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।